म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या क्रेडिट कार्ड, कोई भी हो आपका सवाल, मेरी कोशिश यही होती है कि आपके सवाल का आपको उत्तर दे सकूं। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। और आज का पहला सवाल मैं ले रहा हूं प्रथम गुप्ता जी का। प्रथम जी का सवाल है कि क्या 20s की एज में क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेना सही रहेगा, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है वो एज के साथ साथ बढ़ता रहेगा, तो फिर जल्दी पॉलिसी लेने का क्या फायदा है। प्रथम जी, ये सही बात है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है वो एज बैंड के साथ बढ़ता रहता है, यानी कि एक पर्टिकुलर एज के बाद वो प्रीमियम बढ़ जाएगा। हाँ, कुछ क्रिटिकल इलनेस राइडर्स जो होते हैं उनका प्रीमियम कांस्टेंट रहता है। वहां पर यदि आप कम उम्र में पॉलिसी लेते हैं तो वो प्रीमियम टिल मैच्योरिटी या जब तक भी वो राइडर एग्जिस्ट करेगा वो प्रीमियम सेम रहेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टैंड अलोन पॉलिसीज की तो यहां पर प्रीमियम एज के साथ बढ़ेगा। तो ऐसे में जो अपने सवाल पूछा कि यदि यंग एज में पॉलिसी ली जाए या अर्ली एज में पॉलिसी ली जाए तो कितने फायदेमंद रहेगी, तो इस हिसाब से तो बिल्कुल बात सही है कि जब प्रीमियम बढ़ना ही है तो फिर इतनी जल्दी क्यों। और क्रिटिकल इलनेसेस ऐसा माना जाता है कि एज के साथ इस तरह की बीमारियों का स्कोप बढ़ जाता है। लेकिन यह बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि कई बार हम किसी भी तरह की क्रिटिकल इलनेसेस की बात करें वो अर्ली एज में भी डिटेक्ट हो सकती हैं। तो एक तो रिस्क को कवर करने के हिसाब से भी यंग एज में पॉलिसी ली जा सकती है, और दूसरी बात यह है कि यदि अर्ली एज में या यंग एज में पॉलिसी नहीं ली और आप 40 इयर्स के बाद या उसके बाद पॉलिसी लेने के बारे में सोचते हैं और यदि गॉड फॉरबिड उससे पहले किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हो गई तो उस केस में फिर पॉलिसी मिलना डिफिकल्ट हो सकता है। इसके लिए पॉलिसी उसी वक्त लेना सही है जब कि पर्सन एकदम हेल्दी है, फिट है, क्योंकि उस वक्त पॉलिसी आसानी से मिल जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। यह सवाल पूछा है सुदीप्तो दास ने। सुदीप्तो का सवाल है कि एक मल्टी कैप फंड और एक फ्लेक्सी कैप फंड में क्या अंतर होता है। एक मल्टी कैप फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है, टोटल जो असेट अंडर मैनेजमेंट है उसका 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% मिनिमम स्मॉल कैप शेयर्स में करना होगा। यानी कि टोटल 75% जो है वो एलोकेशन इक्वली लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में होगा। बाकी का जो 25% है वो फंड मैनेजर अपने एनालिसिस और विजडम के अनुसार इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो फ्लेक्सी कैप फंड है यहां पर जो टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट है उसका 65% मिनिमम इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होगा। लेकिन लार्ज कैप में कितना करना है, मिड कैप में कितना करना है, स्मॉल कैप में कितना करना है, ये सब फंड मैनेजर तय करेंगे। तो इसका फायदा यह है कि यदि फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि ये समय जो है वो लार्ज कैप के लिए सुटेबल है, इस वक्त पर स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा है, तो फंड मैनेजर कोशिश करेंगे कि ज्यादा एक्सपोजर लार्ज कैप में रखें, या उनको लगता है कि इस वक्त पर स्मॉल कैप शेयर्स में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो ऐसे वक्त पर फंड मैनेजर ज्यादा एलोकेशन स्मॉल कैप में कर सकते हैं। तो यानी कि फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि किस तरह के मार्केट कैप वाले शेयर्स में उन्हें ज्यादा या कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मल्टी कैप में क्योंकि ये फिक्स है कि हर वक्त पर कम से कम 25% एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ईच कैटेगरी में करना ही होगा। तो इसके लिए ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। तो यदि आप ये चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में हर तरह के मार्केट कैप वाले शेयर्स हों तो आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आप फंड मैनेजर के ऊपर पूरा भरोसा कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि फंड मैनेजर तय करे
कि आपके फंड का पोर्टफोलियो कैसा रहे, तो ऐसे में फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती है। तो सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल मुझसे जिन्होंने पूछा है उनका यहां पर YouTube पर नाम है सुनो ग्रीन म्यूजिक्स। तो इनका सवाल है कि यदि मैंने एक होम लोन लिया है और उसके साथ मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और इस लोन में को एप्लीकेंट भी है, तो उस केस में क्या होगा। यानी कि सवाल ये जानना चाहते हैं कि यदि जो बोरोवर है उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में यदि ये इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा। यदि आप होम लोन के साथ एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, देखिए कई बार जब आप होम लोन लेते हैं तो बैंक आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की सलाह तो देता है, लेकिन हो सकता है कि ये लाइफ इंश्योरेंस ना हो बल्कि प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हो। यानी कि यदि उस प्रॉपर्टी को, उस बिल्डिंग को, हाउस को डैमेज होता है तो उस केस में कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस की। अधिकतर केसेस में बैंक आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की सलाह देता है। तो ऐसे में यदि मान लीजिए कि दो एप्लीकेंट हैं लोन में, दो बोरोवर्स हैं, एक बोरोवर दूसरा को बोरोवर, और जो पॉलिसी है वो एक पर्सन के लाइफ पर है, यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो फर्स्ट एप्लीकेंट या सेकंड एप्लीकेंट किसी की भी लाइफ पर हो सकती है, बट अधिकतर केसेस में ये जो फर्स्ट एप्लीकेंट है उसकी लाइफ पर होती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। यदि आप चाहें तो किसी भी एप्लीकेंट, यानी कि जो लोन की एप्लीकेशन में जो भी बोरोवर है, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, आप किसी के नाम पर भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। और इस केस में यदि बोरोवर की डेथ होती है, अब मान लीजिए यहां पर तीन एप्लीकेंट हैं, इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि फर्स्ट एप्लीकेंट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। इंपॉर्टेंट यह है कि जिसकी लाइफ पर पॉलिसी है, यदि उसकी डेथ होती है तो उस केस में कंपनसेशन मिलेगा। यदि जो फर्स्ट होल्डर है लोन में उसके नाम पर पॉलिसी नहीं है बल्कि पॉलिसी सेकंड होल्डर के नाम पर है, और जो लोन की ईएमआई है वो फर्स्ट अकाउंट होल्डर पे कर रहे हैं और डेथ होती है सेकंड अकाउंट होल्डर की, क्योंकि उनकी लाइफ पर पॉलिसी है, तो उस केस में भी कंपनसेशन मिलेगा। फर्स्ट अकाउंट होल्डर को कोई ईएमआई आगे से नहीं भरनी होगी, क्योंकि जो टोटल बेनिफिट मिलेगा, जो क्लेम मिलेगा, उस पैसे से लोन का रिपेमेंट हो जाएगा, और जब लोन पूरा रिपे हो जाएगा तो फिर ईएमआई भरने की जरूरत नहीं होगी। तो आपको यह देखना है कि पॉलिसी किसके नाम पर है, वो इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि फर्स्ट अकाउंट होल्डर कौन है, सेकंड कौन है या थर्ड कौन है। मेरी सलाह यहां पर यही होगी कि चाहे यहां पर कितने भी एप्लीकेंट्स हों, लेकिन जो व्यक्ति ईएमआई भरेगा उसकी लाइफ पर पॉलिसी ली जानी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है परीक्षित तिवारी जी ने। इनका सवाल है कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड कैसा है। यह फंड नवंबर 2013 में लॉन्च हुआ था, और यदि सिंस इंसेप्शन की बात करें तो इस फंड का सीएजीआर लगभग 25% रहा है। यानी कि इस फंड का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 25% है। लेकिन यदि लास्ट 1 ईयर की बात करें तो स्कीम अपने बेंचमार्क S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI इंडेक्स को बीट करने में नाकाम रही है। लेकिन स्कीम के पोर्टफोलियो को ध्यान में रखते हुए मेरी सलाह आपको होगी कि आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं, और यदि आपने ऑलरेडी यहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप इसे होल्ड करें। आने वाले समय में यह स्कीम अच्छा परफॉर्म करेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। और अब लेते हैं इस एपिसोड का आखिरी सवाल, और यह सवाल भी एक फंड को लेकर है। आर.के. अग्रवाल जी जानना चाहते हैं कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड कैसा है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 1 जनवरी 1995 को लॉन्च हुआ था, और इसका ओरिजिनल नेम एचडीएफसी इक्विटी फंड था। बाद में 2020 में जब सेबी ने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी इंट्रोड्यूस की, तब इस स्कीम का नाम चेंज होकर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। इस फंड का साइज बहुत बड़ा है। यदि हम एज ऑन 30 जून की बात करें, इस स्कीम का AUM 25,000 करोड़ से भी अधिक का है। इस फंड का लगभग 78% एलोकेशन लार्ज कैप शेयर्स में है। फंड का बीटा 1.06 है, और अल्फा की बात करें
तो नेगेटिव है, यानी कि -1.35 अल्फा है। तो ऐसे में मेरी सलाह आपको यह होगी, यदि आपने इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मेरी सलाह आपको यह होगी कि आप इस स्कीम से एग्जिट करके किसी बेटर परफॉर्मिंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर लें। और यदि आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप इसको सिंपली अवॉइड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मैंने कुछ सवालों के उत्तर देने की कोशिश की है और आगे भी आपके सवालों के उत्तर देता रहूंगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपने सुझाव पोस्ट करते रहें। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ या आपके सवालों के उत्तर के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.